नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। विश्व पुस्तक मेला एक ऐसा अवसर रहता है मेरे लिए जब मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जुड़ती हूँ, कुछ सीखती हूँ, कुछ सीखने गुनने का मौका मिलता है और आप सबको भी बहुत सारे ऐसे लोगों से रूबरू कराने का मौका मिलता है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत के साथ मैं बैठी हुई हूँ प्रगति मैदान के इस ओपन थिएटर में, जो बहुत ही शांति और सुकून वाली जगह मिली हमें, और जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक देश 12 दुनिया, उनके 12 रिपोर्टाजों का संकलन, जहाँ वो हाशिए पर छोटे समाज की बात करते हैं। सही समझा आपने। मैं हूँ आज शिरीष खरे जी के साथ। तो चलिए बिना देरी किए पहले आपसे उनकी मुलाकात कराती हूँ, फिर आगे ढेर सारी बात। तो मेरे साथ है शिरीष खरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मसाला चाय पर। कैसा अनुभव इस बार विश्व पुस्तक मेले का? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। कल भी आया था, आज भी आया हूँ। अच्छी भीड़ है, अच्छी संख्या में भीड़ है। और कहा जाता है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो उस तरह के आयोजन किताबों की वजह से नहीं होती, बल्कि इवेंट करने होते हैं। कई बहुत ऐसी शख्सियत आती हैं जो जानी पहचानी होती है, लोग उन्हें देखने आते हैं। पर ये जो हो रहा है ये तो केवल किताबों का हो रहा है। तो जब किताबों का ही ये हो रहा है, लोग किताबें ही खरीदने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना क्राउड एक मतलब सकारात्मक है। मुझे ये चीज़ लग रही है, सकारात्मक लग रहा है। और मैं सच में शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी लाइन में लगी, कभी किसी मंदिर की लाइन में मैं नहीं लगी, जितना आज मुझे खुशी हो रही थी ये देखकर कि किताबों के लिए भी इतनी भीड़ जुटती है, लोग आते हैं। अब जैसे आपकी अगर मैं किताब की बात करूँ, पहले जो आपकी किताब एक देश 12 दुनिया, जिसमें आपने रिपोर्टाज की शक्ल में जो बातें आपने बताई और जो लेख आपने लिखे हैं उस समाज के बारे में, जो इस दुनिया में तो है, इस देश का हिस्सा तो है, लेकिन दरअसल हिस्सा नहीं है देश का। क्या आपको उस वक्त ये उम्मीद थी कि मैं लिख रहा हूँ, पहली किताब ही थी, वो इतनी चर्चित हो जाएगी, इतने सारे लोग उसे जानने और पढ़ने लगेंगे? असल में जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो मैं हमेशा रिपोर्टिंग आप 200, 400, 800 वर्ड की करते हो। अच्छा। और उससे ज़्यादा आप कह नहीं पाते। लेकिन मेरे अंदर ऐसा होता था कि वो जो कैरेक्टर से मैं मिलता था वो दिमाग में रहता था, और मुझे ये लगता था कि कभी तो मैं इन चरित्र के बारे में लिखूंगा, और जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं लिखूंगा। तो एक तो होता है कि किताब आप आराम से लिख दो, प्रोफाइल के लिए लिख दो, आपके 100 आलेख हो गए, आप उनको कंपाइल कर दो, 10 से 15 दिन आप लगा दो और आपकी एक प्रोफाइल में एक। मुझे राइटर इस तरह से बनना था कि जिसमें नए सिरे से काम करना था, और नए सिरे से काम करने के लिए मैंने अपने जितने भी आलेख थे सबको जमा किया और उसका केवल 10% निकाला उन आलेखों का, और नए सिरे से सोचा कि मैं जिस जगह से आता था, जिस परिवार से आता था, उसमें प्रगतिशीलता भी थी, रूढ़िवादिता भी थी। तो लेकिन जब मेरी जर्नी हुई तो रूढ़िवादिता कम होती गई। तो वो मेरे जो धारणाएं थी वो किस तरह से टूटती गई, उसको भी मैंने कहा कि नहीं, जब हम इस सफ़रनामे में करेंगे तो एक ऐसे कैरेक्टर को भी डालेंगे जो मैं खुद होऊंगा और जिसकी धारणाएं टूट रही होंगी। और शायद तभी आपने खुद को डाला है उसमें, और तभी ये रिपोर्टाज ऐसे लगते हैं पढ़ने में कि ये सिर्फ आंखों देखा हाल नहीं है, ये आपका खुद का एक जिया हुआ अनुभव है। बिल्कुल। तो जब आपने शुरू किया, नॉर्मली जब पहली किताब लोग शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि अपनी बातें कहनी है ना, जो मैंने इतने समय से पढ़ रखा है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बताना है, तो लोग कहानियाँ चुनते हैं। तो रिपोर्टाज क्यों चुना आपने? एक्चुअली मुझे अपनी बात कहनी थी, मुझे मुद्दों की बात कहनी थी, और मुझे लोगों की बात कहनी थी जिन लोगों की आवाज़ कायदे से आ नहीं रही थी। एक ऐसी भारत की तस्वीर पेश करनी थी जो छिपी थी, अनदेखी थी, या अनदेखा किया जा रहा था। तो मैं वो चीज़ लिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो रिपोर्टाज है कि क्या है। वो तो जब एक आलोचक ने मुझे बताया कि ये जो है एक्चुअली अलग तरह का रिपोर्टाज है। अच्छा। इसमें कई सारी विधाएं हैं, इसमें यात्रा है, पड़ाव है, संस्मरण है, डायरी है, रेखा चित्र है, कहीं कहीं फिक्सन भी है, कविताएं भी हैं, और ये इस तरह का अलग तरह का रिपोर्टाज है। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये एक रिपोर्टाज है। और ये सहूलियत जो रहती है वो उनकी रहती है कि कौन सी विधा है तो आलोचक कहता है या फिर प्रकाशक कहता है इसको किस विधा में रखूं। लेकिन लेखक का काम, हाँ, मेरा जो मत है उसका ये है कि उसको इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि किस विधा में लिख रहे, उसको अपना लिख देना चाहिए
और अगर वो इस सारी चीज़ों को मैं सोच के लगेगा तो प्रयोग नहीं होगा। ये जो नदी सिंदूरी है इसमें भी मैंने इस तरह का नहीं सोच के बैठा था कि ये कथेतर होगी, क्योंकि मेरी पहली बुक जो आई वो कथेतर में पॉपुलर हो गई थी। अब ये आई हैं कहानियाँ, लेकिन ये कहानियाँ जो हैं वो कथेतर की तरह चलती हैं और कथेतर जो है वो कहानियों की तरह चलता है। बहुत बहुत बढ़िया प्रयोग। और ये बात आप सबको भी ज़रूर नोट करनी चाहिए कि जब लेखक लिखना शुरू करता है तो उसका ये ज़रूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये उसी का काम है कि वो ये डिसाइड करके लिखना शुरू करे कि वो क्या लिखने जा रहा है, अन्यथा प्रयोग करना मुश्किल होगा। तो ये काम शिरीष जी ने आलोचकों पे छोड़ा और देखिए कितनी खूबसूरत किताब बनकर सामने आई। आज आपकी एक और किताब लॉन्च हुई है, वो मैं दिखाना चाहूँगी। जी जी जी। जिसका नाम बहुत प्यारा है, नदी सिंदूरी। नदियों से बहुत गहरा जुड़ाव आपका लगता है मुझे, तो इस किताब के बारे में भी अभी हम जानेंगे। लेकिन क्योंकि नर्मदा नदी का जो आपने जिक्र किया अपनी पहली किताब में और उस पर जो आपका रिपोर्टाज था जी, वो बहुत बड़ा तो था ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला अनुभव रहा मेरे लिए जी। तो ये तो हम सब मानते हैं कि नदी किनारे हम अगर किसी का जीवन बीत रहा है तो उसका पलना बढ़ना अलग तरह से ही हो जाता है। तो नदी ने आपके जीवन में क्या जोड़ा? देखिए, जब मैं अपने गांव से बाहर निकला और मैं पहली बार भोपाल गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि लोग पानी खरीद के पी रहे थे जी। तो मैं सोच रहा था कि ये पानी जो है वो खरीद के पी जाने वाली चीज़ है, क्योंकि मेरे गांव में नदी बहती है और इतना अथाह पानी है और लोग जो पैसा दे रहे हैं और फिर पानी पी रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। और आज मैं उस चीज़ की कीमत समझ रहा हूँ जब नदी सूख रही है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे नदी के ऊपर लिख लेना चाहिए और दर्ज कर देना चाहिए एक नदी को, और ख़ास तौर से छोटी नदियों को, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बड़ी नदियों और बड़ी सभ्यताओं की बात करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं छोटी चीज़ें दबी रह जाती हैं। गांव की संस्कृति दबी रह जाती है, छोटी नदियों की बात दबी रह जाती है। तो जब भी मैं यात्रा पे निकलता था और पुल आता था तो जो नदी बहती दिखती थी तो मुझे लगता था ये मेरा अतीत है। अच्छा। और जो नदी सूख जाती थी वो मुझे लगता था ये मेरा भविष्य है, क्योंकि जो सिंदूरी है वो सूख गई है। और मैं इन दोनों को दर्ज करना चाहता था, अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और इसको। तो मैंने सोचा कि इसको मैं लिखता हूँ और इसी नाम से लिखता हूँ, नदी सिंदूरी के नाम से। तो ये कहानियाँ हैं नदी सिंदूरी। बिल्कुल। अब आप कहानियाँ लेकर आए हैं, थोड़ा इन कहानियों के बारे में बताएं कि क्या थीम क्या है इन कहानियों की? थीम है नदी सिंदूरी। एक नदी है, घाट है, लोग हैं, उनकी जीवन शैली है और उसी में बातचीत करते हुए उनकी कहानियाँ बनती हैं। जब मैं इसको लिख रहा था तो सोचता ज़्यादा था, लिखता कम था, तो मैंने सोचा कि कथेतर में लिखूंगा। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो कहानियाँ बन गई। कहानियाँ इस तरह से बन गई कि उसमें डायलॉग आ गए, थोड़ा घटनाक्रम को चेंज किया और कुछ नाम मैं ले नहीं सकता था सीधे, तो वो नाम बदल दी। बाकी ये है फिक्सन, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ, इसमें जो घटना है वो सच की घटना है। वास्तव में एक मदनपुर गांव है, वास्तव में सिंदूरी नदी है। अच्छा। और वास्तव में वो कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर अगर आप बात करोगे तो एक आदिवासी गायक है, एक लोक कलाकार है, एक नर्तकी है। अच्छा। एक जीप चलाने वाला है, एक फोटोग्राफर है, एक नाई है, एक भूत है, एक सांप है, एक गाय है और इस तरह के एक जो गोताखोर है वो गोताखोर बह गया, फिर उसकी अच्छा। वाइफ है, 3 दलित हैं। अच्छा। एक युवा, एक दलित बस की मालकिन है, एक उजट कंडक्टर है। तो इस तरह के बहुत सारी चरित्र, ये एक्चुअली चरित्र प्रधान एक संस्मरण है। अच्छा, ओके। चरित्र प्रधान संस्मरण है। हाँ। और गांव को लेकर इसका पूरा के पूरे, तो काफी मतलब रंग बिरंगे कैरेक्टर्स आपने बताया। हाँ, हर तरह के। और ये 20 साल पुरानी कहानियां हैं। अच्छा। तब जो है भोपाल से बस चलती थी और 150 किलोमीटर पर वो बस 7-8 घंटे लेती थी और वो तब अखबार आता था, तो वो हम दोपहर में अखबार पढ़ते थे। और अब हम जो लिख रहे हैं वो व्हाट्सएप युग में लिख रहे हैं। हाँ। तो 20 साल पहले गांव कैसा था, नदी कैसे बहती थी, और अब नदी सूख गई। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो नदी सूख गई। डेवलपमेंट हो सकता है पर नदी सूख गई है। और ये सारी चीज़ें उस समय की हैं जब हम दूरदर्शन पे जो है ना शहर को देखते थे। हमने शहर को जो है वैसे नहीं देखा, तो कस्बा हमारे लिए आकर्षण था। तो कस्बा जो है उससे डर भी था। हाँ। और कस्बे से एक द्वंद्व भी था, झगड़ा भी था, फिर भी आकर्षण था। अच्छा। कस्बे की इसमें एक लड़की भी जिसका स्मृति है और वो प्रेम है, और साथ में सारी कहानियों में प्रेम है।
और ये प्रेम ही ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब पूरे स्ट्रक्चर को, परंपरागत जो ढांचा उसको हिलाती रहती है, और उसमें सिंदूरी की धारा भी फूटती रहती है। तो इस तरह का इसमें तासीर है, इस तरह की तासीर है नदी सिंदूरी की भी, गांव की भी, और ये किताब की भी तासीर यही है। ये आम प्रेम कहानियों से ज़रूर अलग होगी, और जिस गहराई से अभी आपने हमें बताया कि इसकी तासीर ही अलग है, तो पढ़ी जाने लायक है। और अभी तो नहीं पढ़ी, अभी तो जस्ट मेरे हाथ लगी है तो मैं पढ़ूंगी। पर इतने सारे जैसे किरदारों के आपने जिक्र किया कि हम हर वर्ग से, आपने कुछ कुछ हर जगह से उठाया लोगों को, हर तरीके के लोगों को, तो क्या लगता है किस तरह के लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगी, किस वर्ग के लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी? एक देश बारह दुनिया जो लोगों ने खरीदी, हाँ। वो ये किताब इसलिए खरीदेंगे, हाँ। क्योंकि वो गाँव को जो लोग समझना चाहते हैं और जिन्होंने हाँ। गाँव कभी देखा नहीं, बिल्कुल, एक तो वो है, हाँ। दूसरी बात यह है कि वो लोग हैं जिन्होंने गांव को छोड़ दिया और गांव उनकी यादों में है, वो हैं। और तीसरे गांव के लोग। मैंने भी जो लिखा वो कोरोना काल में लिखा। अच्छा। मेरे सासू माँ ख़त्म हो गई थी, मेरे ससुर जो थे उनकी तबीयत ख़राब थी, मेरी जो वाइफ है वो भी कोविड में थी, बच्चों को मैं संभाल रहा था और मुझे भी कोविड था। और उस समय जो लोग जा रहे थे तो वो चले जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो, तो वो कि गाँव जाना है। क्यों जाना? मर जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी तो घर में मरेंगे। तो वो जो इमोशन होता है ना, कि गांव का जो इमोशन होता है, वो गांव का इमोशन मुझे टच कर रहा था और मैं यादों में खोया था। लेकिन उस समय तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे गांव के बारे में लिखना। तो ये सब उन लोगों की किताब है जो अपने गांव को मिस करते हैं या जिन्होंने गांव नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, मेरे लिए भी है। मेरे लिए गांव अतीत है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए वर्तमान है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अतीत से वर्तमान को जोड़ा है। आपके जब कहानियों की या जो भी रिपोर्ट आज मैंने अभी तक पढ़े हैं, उनकी जब मैं भाषा देखती हूँ तो लगता है कि जिया हुआ अनुभव है, बिल्कुल बहुत करीब से महसूस किया हुआ अनुभव, ऐसी भाषा होती है। जब आप साहित्य रचते हैं तो क्या महत्वपूर्ण होता है, भाषा या विचार? जब साहित्य रचते हैं तो मेरे लिए विचार इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अपन आमतौर पर ये कहते हैं कि आदमी अच्छा है, दिल का अच्छा है, लेकिन अपना इससे पटता नहीं। तो बात ये होती है कि वो पटता किस लिए नहीं, कि आपके विचार उससे नहीं मिलते। हाँ। तो वो आदमी अच्छा है, लेकिन उससे हमारा विचार मेरे लिए अच्छा नहीं। तो जो बदलाव ला सकता है वो विचार बदलाव ला सकता है। और जितने भी बड़े लेखक हुए हैं और जिनकी किताबें 50 से 100 साल बाद पढ़ी, वो सारे विचार पे चलते हैं। मतलब आप इंटरटेनमेंट और केवल लफबाजी है वो पढ़ेगा आदमी और उसको एक तरफ रख देगा, लेकिन जिसमें विचार होगा वो किताब चलेगी। और विचार से फिर हम दूसरी बात है कि उसको कथितर में ला रहे हैं या कहानियों में ला रहे हैं, उसको किस तरीके से मतलब पाठकों से बांधना है वो दूसरी चीज़ है। भाषा को कैसे रखें कि पाठक बन जाए, प्रस्तुति कैसे करें कि पाठक बन जाए, लेकिन विचार हमें देना, और विचार इस तरह से देना है कि वो व्याख्यान की तरह ना हो। विचार इस तरह से देना है कि वो मतलब अच्छा लगते या बुरा लगते उसके पर्सनालिटी में आत्मसात हो जाए, वो एक गुण बन जाए, उसका विचार उसकी पर्सनालिटी का गुण बन जाए। ये साहित्यकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर हमें ये लगता है कि हम किसी किताब के बारे में जान लिया, कहीं कुछ ऐसे पढ़ लिया किसी पोस्ट में, और हमें लगता है कि वाह किताब के बारे में पता चल गया, तो ऐसा नहीं, आपको वो पढ़ना पड़ता है, उस अनुभव से गुजरना पड़ता है। ये शायद आप कहना चाहते हैं। एक लेखक होने के नाते आपने जो जिम्मेदारी उठाई है, आप उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में सब बात नहीं करते, और न सिर्फ बात करते हैं, आपके पास एक अच्छी रिसर्च होती है, आंकड़े होते हैं। तो इतने वक्त से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है उस समाज के बारे में, उस हाशिए के समाज के और हमारे जो आज का हमारा यूथ है, उसके बीच की जो एक खाई है, जो एक अंतर है, वो लगातार बढ़ रहा है या कुछ अच्छा काम हो रहा है? बढ़ रहा है, और उनके बीच क्या बढ़ रहा है, समाज के बीच बढ़ रहा है, इसलिए वो समाज से अलग तो है नहीं। तो एक समय था जब ये मुहावरा चलता था भारत और इंडिया का, लेकिन मुझे लगता है ये विचारा पुराना पड़ गया है। अच्छा। अब जो नई चीज़ आ रही वो ये है कि हमारे देश में न्यूयॉर्क और हमारे देश में सोमालिया है, जो अफ्रीका के गरीब देश हैं, जहाँ भूखमरी है। और तो ये गैप जो है ये बढ़ रहा है, और इस गैप को पाटने की जिम्मेदारी सिर्फ लेखक की नहीं बल्कि पाठकों की भी है। बिल्कुल। वो इस तरह के लेखन को अगर प्रोत्साहित करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो चीज़ें
मतलब सकारात्मक तौर पे हमें सोचना चाहिए। ऐसी किताबें आए जिसमें भारत ना दिखे, पूरा भारत ना दिखे। ऐसी फिल्में तो आ रही हैं जिसमें भारत नहीं दिखता, नहीं लेकिन दिखता है। साहित्य भी अगर वही करने लगे जैसे फिल्में करती हैं तो फिर मुश्किल होगा। कि ऐसी किताबें बहुत सारी आ रही हैं बड़ा जिसमें ज़रूरी पॉइंट है ये कि साहित्य भी अगर यही करने लगे जी। तो कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती फिर तो किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं जो मुझे सुनते हैं अक्सर मैं उनको किताबें रिकमेंड करती हूँ, जी। और ये एक बहुत अच्छा मौका होगा कि आप जो खुद लिखते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं, आप अपने पसंद की कुछ किताबें अगर रिकमेंड करना चाहें तो किसका नाम लेंगे? एक तो मैंने बचपन में पढ़ी थी, मेरे पाठ्यक्रम में थी, अच्छी किताब है वो, नर्मदा के ऊपर है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। वाह, वो तो लाल वेगड़ की है। बहुत बढ़िया। हाँ दूसरी किताब है सूखा बरगद, मंजूर एहतेशाम की है, जो भोपाल पर, और वो बहुत अच्छी किताब है। तो ये दो किताबें काफ़ी अच्छी हैं। और एक किताब है राजेंद्र यादव के संपादन में है, अच्छा, एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर, मैंने इसका भी नाम सुना है, पर अभी ये मेरे पास है नहीं, तो अब मैं ज़रूर इसको लेने वाली हूँ। सौंदर्य की नदी तो है, ये दोनों पे मैं काम करूँगी। और अगर आपको भी नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए इन किताबों का नाम जो शिरीष खरे द्वारा आपको रिकमेंड किए गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। और आपकी किताब आज लॉन्च हुई और लॉन्चिंग के जस्ट बाद आपने मेरे साथ इतना समय दिया, एक बड़ी बात है मेरे लिए। तो आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। जिस तरह का काम आप कर रहे हैं बहुत कम लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका। मुश्किल काम है ये, लेकिन जरूरी काम लग रहा है, नहीं हाँ अनिवार्य लग रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसे लोग हैं सपोर्ट करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। हमारे दर्शक हैं जो बहुत सारा हौसला हमारा बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलती हूँ, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।